आज इमरजेंसी को छोड़ दीजिए तो 1947 के बाद आज तक मीडिया की आज़ादी पर आज जितना प्रहार हुआ है वो पहले कभी नहीं था। जो सरकार जो कहती है उन पर कार्रवाई होती है और जो सरकार के साथ आ जाते हैं या रूलिंग पार्टी के साथ आ जाते हैं वो तो बिल्कुल दे बिकम क्लीन। अडवाणी जी यूज्ड टू से कि भारत में आम लोग भ्रष्टाचारी को सहन करते हैं लेकिन वो अहंकारी को सहन नहीं करेंगे। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं और हम एक दूसरे के हम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं लेकिन शत्रु नहीं हो सकते। और पहली बार 150 विरोधी एमपीज को एक टाइम सस्पेंड कर दिया गया। सो व्हाट इज द यूज ऑफ पार्लियामेंट देन? नमस्कार। नवभारत नवराष्ट्र के डिजिटल दर्शकों को हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नवभारत संवाद कार्यक्रम के तहत हम विभिन्न पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हमने आमंत्रित किया है खास मेहमान को, श्री सुधींद्र कुलकर्णी जी को। और खास बात यह है कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पीएमओ का काम देखा, उन्हें उनके मीडिया सलाहकार भी रहे और इसके अलावा वे अच्छे लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका नवभारत में। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो अभी लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी चल रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं शुरुआत तो इस बात से करूंगा यह कहकर कि मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके इस ऑफिस में आकर पहली बार आ रहा हूं और नवभारत नवराष्ट्र इसका इतिहास जो मुझे अभी बताया गया तो मैं तो दंग रह गया कि इतनी गौरवशाली एक परंपरा है आपकी, विरासत है और विशेषतः यह गांधी जी से जुड़ा हुआ इतिहास है। गांधी जी ने ही बताया कि शुरू करो, तो तब 1934 में ना जी जी। तो मैं आप सबको और आपके अन्य साथियों को और जिन्होंने यह शुरू किया है और आज चला रहे हैं उन परिवारों को मैं हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन अर्पण करना चाहूँगा। अभी हमारी ये जो गुफ्तगू हो रही है इलेक्शन के संदर्भ में हो रही है। इलेक्शन का प्रोसेस तो शुरू हो चुका है। मैं सबसे पहले एक छोटी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो अप्रैल मई महीना है ये बिल्कुल इलेक्शन के लिए योग्य नहीं है। और 2 महीनों से भी अधिक काल इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने तय किया है। इससे और लोगों को और कैंपेनर्स को, नेताओं को, सबको कष्ट हुआ है। बिल्कुल। तो बेहतर ये होगा कि अगला चुनाव दिसंबर जनवरी महीने में हो जाए तो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और सबके लिए सहूलियत का होगा। ये एक छोटी सी बात है। मेरा मानना है कि इस चुनाव में मुख्य मुद्दा लोकतंत्र की रक्षा और देश में संवैधानिक मूल्य उनकी रक्षा। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं एक समय भारतीय जनता पार्टी में था, 16 साल था। उन 16 सालों में 6 साल मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ था। लेकिन मैं ना बीजेपी में हूँ ना कांग्रेस में हूँ। मैं एक निष्पक्ष सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं
देखता हूँ, पिछले 10 सालों में भारत कई क्षेत्रों में भारत ने प्रगति की है, इसे नकारा नहीं जा सकता। दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सुधरा है। इसकी शुरुआत तो एक 20-25 साल पहले से ही शुरू हुई थी, लेकिन इसे एक गति मिली है। मैं अभी बेंगलोर से आया, तो बेंगलोर का एयरपोर्ट देखिए आप। मैं दुनिया में बहुत जगह मैंने प्रवास किया है, लेकिन ना अमेरिका में ना यूरोप में इतनी अच्छी एयरपोर्ट है। हमारा रेलवे सिस्टम सुधर रहा है। बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन फिर भी ये जो वंदे भारत ट्रेन, इससे लोगों को लग रहा है कि ट्रेन व्यवस्था भी अब बदलेगी, सुधरेगी। आप इसी शहर बम्बई देखिए, बम्बई में मेट्रो का काम बहुत ज़ोर से चल रहा है। बम्बई का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अटल सेतु, जो दशकों से वो सिर्फ एक कल्पना रह गया था, आज साकार हो चुका है। और यह भी सच है जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि शीघ्र ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश बनेगा। अमीर यानी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, साइज ऑफ जीडीपी, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये सब तो ठीक है, इसका हमें स्वागत करना है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं भारत की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, यह बहुत कमज़ोर हुआ है। और इसका एक उदाहरण जो है, मैं तो पत्रकारों के साथ बैठा हूँ, आज पत्रकारिता की हालत यह है, यानी इसके अपवाद तो ज़रूर हो सकते हैं। आपका अखबार और आपका जो ग्रुप है, यह भी एक अपवाद हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इमरजेंसी डिक्लेयर न होते हुए भी एक प्रकार से पूरे मीडिया में भय का वातावरण है। यानी जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है उसी को फॉलो करो। मुझे याद है लाल कृष्ण आडवाणी जी इमरजेंसी के बाद उन्होंने एक बहुत मशहूर बात कही। हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी में सेंसरशिप आ गई थी और पूरी तरह से यानी मीडिया की आज़ादी ठप हो गई थी। लेकिन इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद जब ये आज़ादी फिर से आ गई, तब आडवाणी जी ने पत्रकार और संपादक और पत्रिकाओं के जो मालिक थे उनको संबोधित करते हुए कहा था कि यू वर आस्क्ड ओनली टू बेंड बट यू चोज टू क्रॉल। यानी आपसे यही इतनी ही अपेक्षा थी कि आप थोड़ा सा झुक जाएं, लेकिन आप तो साष्टांग दंडवत कर दिया। तो आज इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी यानी एक जो टर्म आप सब जगह सुनते हैं, गोदी मीडिया, स्पेशली विथ रिगार्ड टू टेलीविजन। तो मीडिया की आज़ादी आज इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, तो 1947 के बाद आज तक मीडिया की आज़ादी पर आज जितना प्रहार हुआ है वो पहले कभी नहीं था। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस, उनका दुरुपयोग, भ्रष्टाचार विरोध के नाम पर विरोधी दलों के नेताओं पर
इन इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग आज जो हो रहा है, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। लोगों को ईडी क्या है पता भी नहीं था, लेकिन आज गांव-गांव में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स। देखिए, सचमुच यदि सरकार या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का एक ईमानदार कोशिश उन्होंने किया होता, तो पूरी जनता उनको साथ देती, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हमारे पूरे व्यवस्था को इट्स अ डिजीज। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि दिस ड्राइव अगेंस्ट करप्शन इज सिलेक्टिव, और इन इंस्टीट्यूशंस का उपयोग इट इज कोअर्सिव, यानी सिर्फ जो सरकार जो कहती है उन पर कार्रवाई होती है, और जो सरकार के साथ आ जाते हैं या रूलिंग पार्टी के साथ आ जाते हैं वो तो बिल्कुल दे बिकम क्लीन। तो इसलिए दूसरा एक शब्द जो गांव-गांव तक पहुंच गया है वह है वॉशिंग मशीन। तो विरोधी पक्ष में आप भ्रष्टाचारी है, आप पर कार्रवाई होगी, लेकिन जिस दिन आप हमारे साथ आ जाओगे तो आप बिल्कुल क्लीन। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर 25,000 करोड़ का एक मामला था, उनको क्लीन चिट मिल गया, उनको और उनके पत्नी को। क्यों? क्योंकि वो अब सरकार में शामिल हो गए। और ऐसे अभी कुछ दिनों पहले मीडिया ने ही बताया कि 25 बड़े बड़े नेताओं पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई थी, जो बाद में क्लीन चिट मिल गया या वो वॉशिंग मशीन में धुलकर क्लीन हो गए। और 23 of them they are with the ruling party बीजेपी। और तीसरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, पहली बार इस चुनाव के दौरान 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, और एक मुख्यमंत्री को तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद, यानी इलेक्शन की घोषणा होने के बाद उनको अंदर कर दिया गया है। झारखंड के हेमंत सोरेन, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो प्रूव नहीं हुए हैं किसी कोर्ट में। वो ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है किसी कोर्ट में, लेकिन जेल में बंद है। यानी ये कैसी डेमोक्रेसी? यानी इसका मतलब है कि उन पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है उनको इस चुनाव में अपने पार्टी के लिए, अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करने का मौका नहीं, आजादी नहीं। सो व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस? तो मैं सिर्फ ये 3 उदाहरण देकर ये कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह प्रजातंत्र की रक्षा है। और यदि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार 400 पार जैसा बहुमत मिल गया, मिलने वाला नहीं है, लेकिन यदि मिल गया तो बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ये मेरी कुछ प्रारंभिक बातें हैं। एक ये थोड़ा सा सर आप ही का जो है उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। एक तरफ आप बोलते हैं कि मीडिया पे भी काफी प्रेशर है, दूसरा एक आपका ये है कि 25 लोगों का जो है वो मीडिया ने ही एक्सपोज किया है, जो जैसा संस्था जो है ईडी और सीबीआई। तो ये तो यानी मीडिया पे प्रेशर एक तरफ अलग है और दूसरी तरफ मीडिया ने एक्सपोज किया है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट पे हम लोगों ने सभी ने फेस करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब
किसी का ये किया, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, जिनको 10 बार समन्स भेजने के बाद भी वो गए नहीं, जो संवैधानिक पद पे कोई मुख्यमंत्री है, और उसने जाना चाहिए कि भाई इंट्रोगेशन के लिए या फिर कोई इंक्वायरी के लिए, तो वो गए नहीं, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। तो ये जो देखिए, है, नहीं नहीं देखिए, ये आपके सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका पहला जो सवाल है, आज इमरजेंसी नहीं लगी है, आज पूरी तरह से प्रेस सेंसरशिप लगाई नहीं गई है, तो इसलिए कुछ मीडिया की संस्थान हैं जो आज भी यह साहस दिखा रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, और वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन आप एक आम मेन स्ट्रीम मीडिया की आप हालत देखेंगे, और जैसे मैंने कहा पहले, स्पेशली टेलीविज़न मीडिया, क्योंकि आम लोग तो, यानी आपका जो अखबार है बहुत अच्छा अखबार, लेकिन एवरीबडी डज नॉट गो थ्रू एवरीथिंग व्हाट यू प्रिंट। वहाँ आपको सरकार के खिलाफ बोलने वाले या खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उनको डर है, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाए। तो यह जो डर का माहौल है, यह नकारा नहीं जा सकता है। क्या यह इमरजेंसी जैसी स्थिति है? नहीं। अब दूसरा सवाल, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन्स, समझिए कि वो पहले समन्स गए, फिर भी उनकी अरेस्ट हो जाती थी, क्योंकि अरेस्ट होना तो तय था, क्योंकि उनके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो 1 साल से अंदर है, और एक मंत्री अंदर है, उनका एक दूसरा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो 6 महीने अंदर था, अभी उसको बेल मिल गया। यानी जिस पार्टी को, मैं कोई आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर के रूप में मैं जब देखता हूं कि आम आदमी पार्टी 2 बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को हराकर वहां सरकार बनाती है, ठीक है, उन्होंने कुछ घोटाला किया होगा, उसकी कार्रवाई, यानी उसकी जांच होनी चाहिए, और कोर्ट के सामने बातें आनी चाहिए, और कोर्ट सजा दे, सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन यानी ये जो कानून में ऐसा एक प्रावधान, इट्स नॉट दैट यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, यू आर गिल्टी एंड यू हैव टू नाउ प्रूव योर इनोसेंस। ये जो बात है, ये बात सही नहीं है। देखिए आज, यानी ये तो बड़े बड़े नाम हैं, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया वगैरह, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे आज जेल में हैं, 4 साल 5 साल, और ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। यानी इज दिस द काइंड ऑफ इंडिया वी वांट टू लिव इन? एक जो आपने वाजपेयी सर के साथ काम किया और बीजेपी में आप रहे भी, बीजेपी को काफ़ी करीब से देखा, और आज की बीजेपी, तो कैसे देखते हैं? क्या वाजपेयी जी और आडवाणी जी का जो सपना था बीजेपी को आगे ले जाने का, वो वर्तमान में दिख रहा है? देखिए, ये मेरा सौभाग्य रहा जिंदगी में कि मुझे वाजपेयी और आडवाणी जी जैसे श्रेष्ठ नेताओं के साथ बहुत निकट से काम करने का मुझे मौका मिला। दोनों बहुत लंबी तपस्या के बाद उनको सरकार बनाने का और सरकार द्वारा सेवा करने का मौका मिला।
एक उन दोनों में जो गुण मैंने देखा कि उनमें कहीं भी अहंकार नहीं था। इनफैक्ट अडवाणी जी यूज्ड टू से कि भारत में आम लोग भ्रष्टाचारी को सहन करते हैं लेकिन वो अहंकारी को सहन नहीं करेंगे। अ पर्सन हु इज एरोगेंट विल सर्टेनली पे अ प्राइस। उनमें एक विनम्रता थी। दूसरी बात, वो यह भी जानते थे कि भारत इतना विशाल देश है, इतना विविधतापूर्ण देश है, यहाँ इतनी भाषाएं, इतने रीति रिवाज, इतने अलग अलग ढंग से सोचने वाले लोग, जाति धर्म, तो यहाँ एक अच्छा शासन करना है तो सबको साथ लेकर ही चलना होगा। ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर देश नहीं चलेगा। ठीक है, किसी चुनाव में एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल भी सकती है, उसकी सरकार भी बनेगी, लेकिन प्रजातंत्र का तकाजा यह है कि आप ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलिए, उनकी भी सुनिए। तो यह जो सोच थी वह मैंने अटल जी में देखा। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं जब विपक्ष के नेता भी पब्लिकली कहते थे कि आप हैं तो भरोसा है। यानी एक उन दिनों, आज ये सब बंद हो चुका है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनके बीच संवाद के लिए और सहयोग के लिए, केंद्र राज्य सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंसेस। तो हर 3 महीने 4 महीने इस प्रकार के, क्योंकि मुख्यमंत्री सब बीजेपी के नहीं थे, विरोधी पक्ष के भी थे, तो देश और राज्यों के सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों पर एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इसके लिए वो रेगुलरली चीफ मिनिस्टर्स को बुलाते थे। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। यानी ये जो बिजली का क्षेत्र है, एक 20-25 साल पहले बहुत बड़ा संकट आया था, क्योंकि हमारे जो राज्यों के बिजली बोर्ड वो सब घाटे में चले गए थे। पावर ग्रिड की जो हाँ, तो इस समस्या का हल कैसे ढूंढना, तो इस प्रश्न पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई और कुछ कठोर निर्णय लेने की जरूरत थी, क्योंकि एक समस्या यह भी थी, यानी बिजली चोरी, बहुत बड़े पैमाने पे बिजली चोरी हो रही थी। दूसरी समस्या, ये जो बिजली बोर्ड हैं, ये बिजली बोर्ड एफिशिएंटली चल नहीं रही थी और घाटा हो रहा था, तो इसलिए सरकार उनको सब्सिडी देना पड़ रहा था, और जो अनसस्टेनेबल हो रहा था। तो एक बात उठ रही थी, नहीं इसको प्राइवेटाइज करो, और प्राइवेटाइजेशन के लिए विरोध भी था। तो ऐसे एक परिस्थिति में उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो उस चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा है, मैं स्वयं, सब लोगों ने कहा कि अटल जी, आपके होते हुए जो होगा ये होगा, या आपके बाद इसमें कोई कंसेंसस नहीं बन पाएगी, क्योंकि सब पार्टियां अपना अपना देखेंगे। और ये कहने वाले कौन थे? दिग्विजय सिंह जी, उस समय के मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री। उन्होंने अटल जी को कहा कि अटल जी, आप निर्णय लीजिए, हम आप
आपके साथ हैं। यानी ये जो भरोसा है, प्रधानमंत्री पर मुख्यमंत्रियों का भरोसा, मुख्यमंत्रियों पर प्रधानमंत्रियों का भरोसा, इसी से तो ये जो भारत का रथ ऐसे ही चलता है ना, और चलना भी चाहिए। आज देखिए, आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच कोई संवाद नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच इतने रिश्ते खराब हो चुके हैं। तो इसलिए आपका सवाल था कि ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बदली है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें मेजॉरिटी मिली है, दूसरों का क्यों सुनना है। और इस मेजॉरिटी का जो एक एरोगेंस है, उससे क्या होता है कि सब जगह हमारी ही आनी चाहिए, हमारी ही सत्ता होनी चाहिए, जिसके कारण पिछले साल उन्होंने जो प्रयोग किया महाराष्ट्र में, आप सब जानते हैं कि एक कांग्रेस मुक्त भारत और आगे चलकर विपक्ष मुक्त भारत, ये जो बातें हैं ये सही नहीं है। सर उस टाइम पे थोड़ा यानी अटल जी के पास में इतनी मेजोरिटी नहीं थी कि शायद आप जैसा बोल रहे हैं वो ऑरोगेंस जो है वो मेजोरिटी से आ सकता है, लेकिन उस टाइम पे अटल जी के पास में मेजोरिटी नहीं थी, सारी सब लोगों को एक साथ में मिलकर उनको चलाना पड़ रहा था। और लेकिन वो जो एजेंडा जो था उनका, वो तो आरएसएस ने सेट किया हुआ एजेंडा होगा जिसपे वो सरकार भी चल रही होगी। जैसा वो 370 का विषय था, उसके बाद में राम मंदिर का भी था, तो वो शायद सब लोग साथ में थे इसलिए वो कर नहीं पा रहे होंगे। तो उनका ऐसा कुछ ये दिखता था आपको कि देखिए, जो यदि नहीं जो मन में होती है कि भाई मैं मेरा ये कर नहीं पा रहा हूँ। देखिए, यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास मेजॉरिटी होती तो भी वो देश को सबकी बातें सुनकर ही वो चलाते थे, क्योंकि वह उनकी प्रवृत्ति थी, दैट वाज हिज कैरेक्टर। ये बात सही है कि कुछ मुद्दों पर उनकी प्रतिबद्धताएं वो पहले से ही थी, और यानी वो राम मंदिर का मुद्दा हो या 370 हटाने की बात हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो तो उस पार्टी में पहले से ही वो बार बार कहते थे कि हम यह करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आर्टिकल 370 जो कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला है, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रीनगर गए प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो श्रीनगर में पत्रकारों ने उन्हें पूछा कि आप इस कश्मीर के सवाल को, समस्या को संविधान के दायरे के अंदर इसको कैसे हल करेंगे। तो वाजपेयी जी ने जवाब दिया, थोड़ा रुक कर, जो उनकी शैली थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसे इंसानियत के दायरे में हल करेंगे। यह जो इंसानियत के दायरे में हल करेंगे, इससे इन्होंने कश्मीरियों का दिल जीत लिया। यहां तक कि 2004 के चुनाव में कश्मीर में लोगों की मांग थी कि आप यहां से इलेक्शन लड़िए, हम जिता कर लाएंगे आपको। द सेम हुर्रियत लीडर्स, जब वो प्रधानमंत्री ने उनके साथ संवाद शुरू किया, अटल जी से मिले, आडवाणी जी से मिले, उसके बाद उन्होंने कहा पब्लिकली कि इनके बारे में हमारी पहली जो समझ थी वो गलत थी। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम इनके साथ बातचीत कर सकते हैं और समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। तो मैं और एक उदाहरण दूंगा। मैं अटल जी के साथ पाकिस्तान गया था। यह दिस इज 2 बार, एक 1999 में जब वो बस में बैठकर पाकिस्तान गए,
और दूसरा 2004 में जब वहाँ एक सार्क का समिट था, शिखर सम्मेलन था, तो 1999 में जब बस में बैठकर वो लाहौर जाते हैं, वहाँ उनका सम्मान होता है, एक रिसेप्शन होता है गवर्नर। इस गवर्नर हाउस में उन्होंने अपनी एक कविता सुनाई। वो तो कवि थे। कविता बहुत मशहूर है, जंग न होने देंगे। तो उसके पहली 4 पंक्तियां हैं कि जंग न होने देंगे, भारत पाकिस्तान पड़ोसी, हमें साथ साथ रहना है, प्यार करे या वार करे दोनों को ही सहना है, हम पर जो गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जंग न होने देंगे। तो ये अपनी पूरी ये कविता उन्होंने, हजारों पाकिस्तानी बैठे हैं उनके सामने, तो मैं बिल्कुल पीछे बैठा था, मैं सिर्फ ये समझने के लिए कि ये पाकिस्तानी कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कईयों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जंग न हो जाए, हम करीब आ जाएं, हमारे बीच सहयोग बढ़े। और जब हम वापस आने वाले थे तो पूरा होटल का स्टाफ, इस्लामाबाद का होटल का स्टाफ, सब लोग ऐसे लाइन में खड़े होकर उनको तालियां बजाकर उनको उन्होंने, तो ये क्या है, दिस इज हाउ यू अर्न द ट्रस्ट ऑफ अदर्स, दिस इज ट्रू लीडरशिप। यानी जिससे हम समस्याओं को हल कर पाएंगे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहना कि उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी इसलिए विनम्र थे, इसलिए उनमें एरोगेंस नहीं था, ये मैं इतना कह सकता हूं कि अटल जी के बारे में तो ये सच बात नहीं है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, यू नो, ही वाज अ ट्रूली हम्बल पर्सन। तो 2 से 200 तक उन्होंने देखा था। तो सर, आपने अटल जी की बात बिल्कुल की, आप उनके अभिन्न रहे हैं, उन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता था। लेकिन उस काल से इस काल में मतलब इतना जो फैल गया, अब राजनीति में जितनी ज्यादा घृणा फैल गई है, एक आज बहुमत मिलने के बाद भी इतनी ज्यादा शत्रुता है, इतनी ज्यादा एक दूसरे पर इतना हद तक कीचड़ फेंक है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी दलों में नहीं, देखिए सभी दलों में है, इस आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं पहले कह रहा था कि प्रजातंत्र का तकाजा है कि जो हमसे सहमत नहीं है उनका गौरव करना, उनका आदर करना, उनकी बातें सुनना। सत्ता तो आती है जाती है, कोई भी सत्ता में शाश्वत नहीं है। एक पार्टी आएगी जाएगी और शायद जो जाएगी वो शायद आगे चलकर वो आ भी सकती है। तो इस कंटिन्यूटी में हम यह ना समझे कि सब कुछ हमने ही किया है, दूसरों ने कुछ किया ही नहीं है। यानी आज जो कांग्रेस ने क्या कहा, यानी बीजेपी सरकार में कुछ हुआ ही नहीं, और आज बीजेपी क्या कह रही है कि 60 साल में कुछ हुआ ही नहीं। यानी ये बात तो सही नहीं भाई साहब, ये कुछ चीजें हुई नहीं जो होनी चाहिए थी। सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ चीजें होनी चाहिए थी, नहीं हुई, यह उनकी विफलता है। लेकिन बहुत कुछ सफलताएं भी हैं, और राष्ट्र के जीवन में ऐसे हम सफलताओं को मैक्सिमाइज करते जाएं, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ वी रिस्पेक्ट ईच अदर, इफ वी कोऑपरेट विथ ईच अदर। तो इसलिए आज जो घृणा की भावना देखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालना,
ये हमारी संस्कृति नहीं है, यह भारत की संस्कृति नहीं है। हम्म? और इसलिए जनता में जागृति, ये एक्सट्रीम कॉन्फ्रंटेशन जो आज हम देख रहे हैं, एज इफ वी आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। जो दूसरी पार्टी जो है वो हमारी शत्रु है, शत्रु कैसे बन सकती है? दैट्स वाई मैं एक बात याद कराना चाहता हूँ। पहली बार जब राहुल गांधी अडवाणी जी से मिले एयरपोर्ट लाउंज में, उनकी मुलाकात हुई, अडवाणी जी भी बैठे थे और राहुल गांधी आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ अडवाणी जी बैठे हैं, तो उन्होंने शालीनता दिखाकर अडवाणी जी के पास आए, नमस्कार किया और कुछ देर बैठे हुए थे तो राहुल गांधी ने अडवाणी जी से पूछा कि मैं तो अभी अभी राजनीति में आया हूँ, आप दशकों से राजनीति में हैं, तो आप मुझ जैसे या क्या क्या कहना चाहेंगे? तो अडवाणी जी ने उनको कहा कि देखिए, इन पॉलिटिक्स देयर आर एडवर्सरीज बट नॉट एनिमीज। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं और हम एक दूसरे के हम प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, लेकिन शत्रु नहीं हो सकते। हाँ, यानी कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो ये जो हमारे कुछ संस्कृति के लक्षण है, ये दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये भारत की संस्कृति है। और देखिए, इस संस्कृति के कारण ही हमारे प्रजातंत्र में बहुत ही अच्छी बातें हैं। 1947 से अब तक, या 1952 से अब तक, 1952 में पहली बार चुनाव हुए, अब तक there has never been a single instance where power has shifted hands from one to another through bloodbath. रक्तपात से कभी नहीं हुआ है यहाँ। यहाँ कभी यानी मिलिट्री शासन नहीं लगा, जो पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अन्य कई देशों में हुआ। लेकिन इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन फिर भी भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि आज हमारे देश में आज भी एक प्रजातंत्र, या इसकी जो जड़ें हैं बहुत मजबूत हैं और गहरे हैं, और कुछ इधर उधर हुआ है तो इसको सही करना चाहिए हमें। सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 ऐसा समय आया है। एक टाइम था कि जब भारतीय जनता पार्टी की 1 या 2 सीटें हुआ करती थी, 3 सीटें हुआ करती थी। दूसरा एक समय ऐसा आया कि लोकसभा में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज तुम्हारे दिन है, कल हमारे दिन है। और आज का समय है, आप 300 क्रॉस करके आप 400 को देख रहे हैं, 400 मांग रहे हैं, आप 400 लेके आ रहे हैं। इन तीनों चीजों का किस तरह से डिस्कशन करेंगे? तो यही तो बात है ना जी, कि राजनीति में विशेषतः, अन्य जो पेशे में शायद इसकी इतनी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन राजनीति में विनम्रता ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पावर ऐसी चीज़ है जो इट गोज टू योर हेड, सर पर चढ़ जाती है। एंड इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। इससे बचना, इसके लिए बहुत एक तपस्या करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारी परंपरा में एक बात है कि पहले जब प्रजातंत्र नहीं था, राजाओं का राज था, तो राजा का जब कॉरोनेशन, राज तिलक, तो उस समय एक प्रथा थी कि वो राज पुरोहित,
वो अपना दंड लेकर राज तिलक के समय राजा को पूछता था कि बताओ कि आपके इस राज्य में सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली कौन है? तो राजा कहता था कि मैं राजा सर्वशक्तिशाली हूं, आई एम सुप्रीम। तो राजपुरोहित क्या करता था, उस राजदंड से उसको 3 बार सिर पे हल्का सा प्रहार। हाँ प्रहार करता था और कहता था कि नहीं, आप सर्वशक्तिशाली नहीं है, धर्म सर्वशक्तिशाली है। यानी उसको याद दिलाना कि आप अहंकारी मत बनो, आपसे ऊपर धर्म है और धर्म का पालन करो। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि कोलिशन धर्म, राजधर्म, ये जो देखिए ये बहुत एक शब्द में कितना अर्थ है। तो आज हमें फिर एक बार, यानी हम चुनाव के संदर्भ में ये सब बात कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, यानी प्रजा की भी जिम्मेदारी है और ये जो जनप्रतिनिधि है, नेता, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस प्रजातंत्र के रास्ते से भटके ना। अटल जी ने जब एक राजधर्म ये जो शब्द का प्रयोग किया था, तो गुजरात दंगों के बाद वो कॉन्टेक्स्ट में वो उन्होंने बोला था, उसके भी आप साक्षी थे? मैं वहां था। उसके बाद फिर क्या? नहीं, देखिए क्या है कि जो बहुत कुछ गलतियां हुई है, गलतियां वह तो एक कम्युनल वायलेंस के संदर्भ में अटल जी वहाँ गए थे और जो कुछ हुआ बहुत ही भयानक था। उसकी एक हिस्ट्री अलग ही है। अब हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, हिंदू नेता हो या मुस्लिम, दोनों में आत्मचिंतन की आवश्यकता है। दोनों में हम किसी एक पर इल्जाम लगाकर इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। और जो सत्ता में बैठे हैं, एक बार आप सत्ता में आ गए तो आप किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, या ना किसी एक धर्म के या जाति के या प्रदेश के, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आपके नजर में सब समान होनी चाहिए। जैसे सर कम्युनिस्ट को जो एक खतरा आपने महसूस किया, अभी आपने कहा कि तीसरी बार अगर ये गवर्नमेंट आ जाती है तो बहुत बड़ा खतरा होगा, तो उसको आप महसूस करते हैं कि अगर ये तीसरी बार गवर्नमेंट आ जाती है? नहीं, तीसरी बार गवर्नमेंट यदि भारी बहुमत से आएगी, 400 पार, हाँ, तो खतरा है, जरूर है, क्योंकि ये बिल्कुल संविधान में बदल लाएंगे। हाँ, इनको यदि इतनी भारी मेजॉरिटी यदि मिलेगी तो उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मसलन क्या लगता है, क्या बदल लाएंगे आपके विचारों में? सबसे पहला ये जो हमारी जो सिटीजन्स फ्रीडम्स, द फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, ये खत्म हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस। देखिए, इस चुनाव से पहले ही सरकार की मंशा थी कि सोशल मीडिया बहुत आज ताकतवर हो रहा है। यूट्यूब में ऐसे लोग आए हैं जो बहुत हमारी आलोचना करते हैं, तो इन पर इनका रेगुलेशन हो जाए। ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, नहीं तो इस चुनाव के दौरान ही आज जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही हैं, दिस फ्रीडम वुड नॉट हैव बीन देयर। लेकिन सर प्रधानमंत्री ने जो कहा कि मेरे अंतिम क्षण तक जो संविधान बदलने की हिम्मत भी रहा, ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा तो है, और यह इसलिए भी कहा है कि बहुत विरोध हो रहा है। लेकिन आप संविधान न बदलते हुए भी संविधान में जो आजादियां हैं, ये तो आज कम हो ही रहे हैं। यदि
इतनी भारी संख्या में मेजॉरिटी मिल जाए और राज्यसभा में भी वो कुछ कर सकेंगे तो इट इज नॉट बियॉन्ड पॉसिबिलिटी, यानी ये बिल्कुल संभव है। विपक्ष विपक्ष कहती है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, अहंकारी। आप कैसे देखते हो कि इस आरोप? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत इतना बड़ा देश है, तो इस विशाल देश को चलाने का एक ही तरीका है कि आप सभी दलों को, सभी विचार के लोगों को, यह जरूरी नहीं कि सबकी बात आप मान लो, लेकिन उसकी सुनवाई तो होनी चाहिए। अब देखिए, ये संसद के लिए चुनाव हो रहा है, लेकिन पिछले 5-10 साल में संसद की एक ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वहां तो कुछ किसी भी विषय पर कोई गंभीर चर्चा होती ही नहीं है। यानी बहुत महत्वपूर्ण बिल्स वो बिना चर्चा के पास हो जाते हैं, 1-2 मिनट में पास हो जाते हैं। बजट भी किसी चर्चा के बिना पास हो जाता है। चाइना के बारे में एक बार भी वहां चर्चा नहीं हुई है, और पहली बार 150 विरोधी एमपीज को एक टाइम सस्पेंड कर दिया गया। सो व्हाट इज द यूज ऑफ पार्लियामेंट देन? क्या ये सही बात है? सर, आपने बड़े बड़े परिवर्तन देखे हैं। बहुत जगह पर ऐसी चर्चाएं होती है कि आज मोदी है, कल नहीं रहेंगे, मोदी की जगह योगी आ जाएंगे। अगर इन केस भविष्य में ऐसा हुआ तो आप मोदी और योगी में किसको रखेंगे? नहीं, ये हाइपोथेसिस है। मोदी के बाद कौन आएंगे, तो इस हाइपोथेटिकल सवालों पर चर्चा इसमें मैं नहीं जाना चाहता। अटल जी के बाद में आपके यानी किसको आप पसंद करते हैं पॉलिटिकली? नहीं, देखिए, विभिन्न पार्टियों में अच्छे लोग हुए हैं। उन्होंने भी ईमानदारी से देश की सेवा की है। अब आपने कम्युनिस्टों की बात की, कुछ कम्युनिस्ट नेता ऐसे भी हुए हैं यहाँ, इतनी सादगी भरी जिंदगी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो एक प्रमोद दास गुप्ता नाम के एक पश्चिम बंगाल के लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन थे। ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन प्रमोद दास गुप्ता थे। प्रमोद दास गुप्ता इतनी, यानी इसका आधा उनका कमरा अपने कपड़े स्वयं धोते थे। ही वॉज एज पावरफुल एज ज्योति बसु। तो क्या इनका आप योगदान यानी आप कैसे नकार कर सकते हैं? इसी तरह आरएसएस में बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं, अपना सब कुछ देश के लिए, समाज के लिए छोड़ दिया है। तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनमें यदि अच्छे गुण हैं, उनकी कुछ अच्छी बातें हैं, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, उसका गौरव करना चाहिए। ये हमारी भारत की संस्कृति है। सर, आप हमारे कार्यालय में आए और बहुत ही सार्थक, काफी रोचक और जानकारी से भरी चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मेरी अज्ञानता के बारे में, मुझे बहुत कुछ नवभारत के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन जिले जिले में आपके एडिशंस निकलते हैं, और महाराष्ट्र में हिंदी की इतने एडिशंस निकलते हैं, बहुत अच्छी बात है। हिंदी पत्रकारिता, हमें इन भाषाई पत्रकारिता को और प्रोत्साहन देना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, सभी सरकारों की कमी है, ये किसी एक पार्टी की नहीं, सभी सरकारों की कमी है कि एक तरफ हम अंग्रेजी अखबार वो इतने छाए हुए हैं, लेकिन आम जनता तक जाने वाले जो
मीडिया है वो तो यही है। हाँ? और विशेषतः हिंदी पत्रकारिता। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं कर्नाटक में, बेंगलुरु में भी कुछ हिंदी पत्रिकाएं चलती हैं। कलकत्ता में तो चलती ही है। आज बहुत बड़ी संख्या में उत्तर भारत के लोग केरल में जाकर काम कर रहे हैं, बेंगलुरु में जाकर काम कर रहे हैं। आपने कहा कि उड़िया में वहां गए हैं। तो सचमुच हिंदी एक सबको जोड़ने वाली भाषा बन सकती है, और जहां जहां हिंदी भाषी है वहां हिंदी पत्रिका होनी चाहिए, हिंदी पुस्तक होनी चाहिए, हिंदी साहित्य उन तक पहुंचना चाहिए। नव भारत और नव राष्ट्र के पाठकों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में हम सब की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम सब पहले हमारा मतदान करें। यह हक ना सिर्फ हमारा हक है, यह हमारा कर्तव्य है। 100% मतदान होना चाहिए। मतदान किसको करना है, किसको वोट देना है, ये सबकी अलग अलग राइट है, फ्रीडम है। ये मेरा पहला संदेश। मेरा दूसरा संदेश है कि इस चुनाव में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और भारत को एक सही मायने में श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत और शांति और सद्भावना से ओतप्रोत भारत बनाने की जिम्मेदारी पार्टियों की है, नेताओं की है और सभी नागरिकों की है। और इस कर्तव्य को हम सब मिलकर निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।